सुप्रभात। ऑनलाइन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो पिछले लेक्चर में हमने निसर्ग वैभव एक कविता जहाँ तक पढ़ी है, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आई होंगी। तो उस पर आधारित मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछती हूँ, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किन जीव जंतुओं के नाम आए हैं? जी हाँ, कोयल, तितलियाँ, भौरे आदि जीव जंतुओं के नाम आए हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में कौन से प्राकृतिक सौंदर्य के घटकों का कवि ने वर्णन किया है? जी हाँ, बिल्कुल सही। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने प्राकृतिक सौंदर्य के घटक में पर्वत, सूरज की धूप, फूल, नदी, पवन आदि का वर्णन किया है। तो आपको यहाँ तक एक कविता समझ में आई होगी। तो यहाँ से आगे जो कविता है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो कविता का नाम है निसर्ग वैभव। एक कविता सुमित्रानंदन पंत इन्होंने लिखी है। तो किताब में देखो कविता क्या है। अपलक तारापथ शशिमुख का, बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरन। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। खगचकते फल, कुतर रही गिलहरिया को पल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। तो आज हम यहाँ तक कविता पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस कविता की जो 4 पंक्तियाँ हैं। तो सुनो। अपलक तारापथ शशिमुख का, बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरन। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों में जो कठिन शब्दार्थ है वह देखते हैं। तो अपलक, अपलक का मतलब है बिना पलक झपकाए। आगे का शब्द है तारापथ। तारापथ यानी तारों का समूह। शशि, शशि यानी चांद। मुख, मुख यानी चेहरा। आगे का शब्द है दर्पण। तो दर्पण यानी आईना। अगला शब्द है शैल। तो शैल यानी पर्वत। सोया यानी सो जाना। गंध यानी खुशबू। समीरन, समीरन का मतलब है पवन या हवा। तो देखते हैं इन 4 पंक्तियों का भावार्थ क्या है, ठीक है। तो सुनो, सुमित्रानंदन पंत जी इस कविता में प्रकृति के बारे में क्या कहते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। तो वो यहाँ पर कहते हैं,
अपलक तारापथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण। यानी वो कहते हैं कि हम जैसे ही आकाश में देखते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे तारों का समूह दिखाई देता है और वो भी बिना पलक झपकाए हम एक साथ उसे देख सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि बिना पलक झपकाए हम तारों का समूह देख सकते हैं। और देखो यहाँ पर शशिमुख का बनता लेखा दर्पण ऐसा कहा है, तो कवि यहाँ इस तरह का वर्णन करते हैं कि जैसे रात को चाँद बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ना, आपने भी देखा होगा। तो जैसे लगता है कि चाँद जो बहुत सुंदर दिखाई देता है उसमें सारे तारकों का समूह है वह अपना मुख देख रहे हैं और वह सारे तारे अपने आप को निहार रहे हैं, ऐसा कवि को लगता है। और इसीलिए कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि ये तारकों का जो समूह है वह शशिमुख को यानी चाँद को अपना आईना समझते हैं और वह अपने आप को आईने में देखता हुआ महसूस करते हैं। और इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि वह दर्पण की तरह चाँद को समझते हैं। दर्पण यानी आईना, तो ऐसा तारकों का समूह जो है उन्हें ऐसा लगता है कि वह आईने में खुद को निहार रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। तो यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी पर्वत और पवन के बारे में बताते हैं। तो देखो आपने देखे होंगे पर्वत वगैरह है ना, कितने सुंदर दिखाई देते हैं। तो आपने फिल्मों में तो शायद देखा ही होगा, है ना। तो कवि कहते हैं, रात के समय पर्वत के कंधों पर कौन सोता है। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि पर्वतों में बहने वाली जो पवन है वह पर्वतों के कंधों पर रात में सोती है, ऐसा वर्णन वह करते हैं। देखो सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता में निसर्ग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। हमने जहाँ तक कविता पढ़ी है वहाँ तक दिन के सौंदर्य का वर्णन था। अब ये जो 4 पंक्तियाँ हैं इसमें रात में प्रकृति कितनी सुंदर दिखाई देती है, इसका वर्णन इन 4 पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, ये जो पवन है वह पर्वतों के कंधों पर सोई हुई नज़र आती है। जैसे ही वह बहना शुरू कर देती है एक अलग सी खुशबू पर्यावरण में मिल जाती है। यानी पवन से जो बहती हुई हवा आती है उसमें बहुत सी खुशबू भरी हुई होती है। देखो हम देखते हैं पर्वतों पर या वन में अलग अलग प्रकार के फूल पौधे होते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए रात रानी का हम ले सकते हैं, तो उसकी खुशबू जो है वह रात में ज़्यादा बिखेरती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो समीरण है यानी ये जो पवन है वह पर्वतों के कंधों पर सोकर जैसे ही जगती है तो एक सुंदर अच्छी सी खुशबू वह वातावरण में बिखेर देती है। तो यहाँ पर तारकों के समूह का वर्णन सुंदर किया है। उसके बाद पवन किस तरह से बहती है ये भी इन पंक्तियों में कवि ने बताया है। तो आगे देखो आगे की पंक्तियाँ,
सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों में जो कठिन शब्दार्थ है वो जानते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कठिन शब्द कौन से हैं। सद्य, सद्य का मतलब है अभी। स्फुट, स्फुट का मतलब है दीप्तिमान या अलग अलग। सौंदर्य यानी सुंदरता। राशि यानी समूह, यहाँ पर अर्थ है। सम्मोहन, सम्मोहन यानी मन को मोहित करने वाला। और आगे जो शब्द है वह है विस्मय, विस्मय यानी आश्चर्यचकित। अगला शब्द है वैचित्र्य। तो यहाँ पर वैचित्र्य का मतलब है विविधता। तो अब देखते हैं हम इन पंक्तियों का भावार्थ, ठीक है। तो सुनो कवि क्या कहते हैं। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, यानी इस सृष्टि में जो सौंदर्य है वह बहुत ही सुंदर है। और अभी, अभी यानी क्या कहना चाहते हैं कवि। तो अभी यानी रात के समय का वर्णन है। तो कवि कहते हैं अभी ये जो सौंदर्य है वह बहुत ही दीप्तिमान है, अलग ही हमें दिखाई देता है। देखो जब हम सृष्टि को दिन में देखते हैं तो उसका सौंदर्य अलग ही दिखाई देता है, रात में देखते हैं तो उसका सौंदर्य हमें अलग ही दिखाई देता है। और यहाँ पर कवि सौंदर्य राशि ऐसा कहते हैं क्योंकि देखो हम देखते हैं सृष्टि में बहुत ही विविधता भरी हुई है ना। और इसीलिए यहाँ पर कवि सौंदर्य राशि ऐसे कहते हैं क्योंकि सौंदर्य राशि यानी समूह, सुंदरता का समूह है यहाँ पर, ऐसा कवि कहते हैं। और इसीलिए कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि इस सृष्टि में अभी जो सौंदर्य का समूह है, यानी अलग अलग, जैसे कि हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, पंछी भी देखें तो वह भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो भी हमारे मन को मोहित करते हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं इस सृष्टि में जो सौंदर्य है वह हमारे मन को सम्मोहित करता है, मोहित करता है, यानी हमें उसके तरफ आकर्षित करता है। और आगे कवि कहते हैं कितना विस्मयकर वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। अब देखो सृष्टि में हम देखते हैं कि मन को लुभाने वाली बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के फूल हैं, अलग अलग प्रकार के पंछी हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं ना। और इतना ही नहीं, मिट्टी भी अलग अलग रंग की होती है। आपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा है ना। जैसे काले रंग की मिट्टी होती है, लाल रंग की मिट्टी होती है। तो मिट्टी में भी विविधता भरी हुई है। और इसीलिए कवि यहाँ कहते हैं ये जो सौंदर्य राशि यानी ये जो विविधता है, उनका जो समूह है, उसे देखकर मन को खुशियाँ मिलती है और मन उनको देखने के लिए आकर्षित हो जाता है। देखो हम पंछी भी देखें तो कितने सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। और फूलों को भी देखो तो कितनी विविधता उन फूलों में भरी हुई होती है। हर फूल अलग प्रकार का होता है, अलग रंग का होता है। उसका आकार देखा है आपने, कितने अलग अलग आकार के होते हैं। उनकी पंखुड़ियाँ देखो तो वो भी अलग अलग दिखती है ना। और उनकी खुशबू भी सबसे
अलग अलग होती है। और इसीलिए सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि इस सृष्टि में विविधता भरी हुई है। और इसीलिए वह कहते हैं ये जो सृष्टि का सौंदर्य है वह हमारे मन को मोहित कर देता है। और वह कहते हैं कितना वैचित्र भरा हुआ है इस पर्वत जीवन में। जैसे कि हम देखते हैं पर्वतों को, तब वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, या अलग अलग प्रकार के पंछी, तितलियाँ भी वहाँ पर होती है। और उन्हें देखकर हमें उनकी तरफ सृष्टि आकर्षित कर देती है। और इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ही विस्मय कर देने वाला वैचित्र्य यानी विविधता इस सृष्टि में भरी हुई है। और इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि जब भी हम सृष्टि को देखते हैं यानी प्रकृति के सौंदर्य को देखते हैं तो हमारा मन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है कि उसमें कितनी विविधता भरी हुई है। हे ईश्वर, तुमने इसे किस तरह से बनाया है कि हर फूल अलग प्रकार का है, हर जानवर अलग प्रकार का है, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को भी देखो तो वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हर एक की अलग विशेषता होती है। जानवरों को भी देखो, उनकी आवाज़ अलग अलग होती है। पंछियों की देखो, उनकी भी आवाज़ अलग अलग होती है। जिस तरह से फूलों की खुशबू अलग अलग होती है। वन में देखो जितने भी पेड़ पौधे हैं, कुछ मीठे फल देने वाले होते हैं, कुछ औषधि बनाने के लिए उपयुक्त होती है ना। तो इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि पर्वत जीवन में जो वैचित्र्य यानी विविधता भरी हुई है वह विस्मय कर देने वाली है। यानी उसे देखकर हमें आश्चर्य होता है कि कितनी विविधता इस पर्वत जीवन में भरी हुई है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि इतना कुछ इस सृष्टि में भरा हुआ है जिससे मन को आश्चर्य होता है। और ये जो सौंदर्य है सृष्टि का, ये जो विविधता है सृष्टि में, वह हमारे मन को आकर्षित कर देती है। और उसकी यह विविधता देखते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतनी विविधता कैसे ईश्वर ने बनाई है और वह भी इतनी सुंदर। इस तरह का वर्णन इन पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी करते हैं। तो आगे देखो कविता की 4 पंक्तियाँ। खग चखते फल कुतर रही गिलहरिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कठिन शब्दार्थ कौन से हैं। तो खग यानी पंछी, तो खग का मतलब है पंछी या पक्षी। चखते यानी खाते, चखना यानी खाना। कोपल, कोपल का मतलब है कोमल पत्तियाँ। कुतरना यानी काटना या तोड़ना, जैसे दांतों से काट देना। मरकत, यहाँ पर मरकत का मतलब है पन्ना। देखो एक रत्न है जो बहुत ही अनमोल रत्नों में माना जाता है। और मरकत ये जो रत्न है वह हरे रंग का होता है। और इसीलिए यहाँ पर सृष्टि के सौंदर्य के बारे में बताने के लिए कवि ने मरकत इस रत्न का उदाहरण दिया है। और कवि क्या कहते हैं इसका भावार्थ अब हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, खग चखते फल
कुतर रही गिलहरियाँ को पल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। तो यहाँ कवि कहते हैं जो वन में, पर्वतों में देखो जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर बहुत सारे फल होते हैं, अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। तो पंछी, खग यानी पंछी, तो वह क्या करते हैं, तो देखो वह पके हुए फल पर जाकर बैठते हैं और जी भरकर वह फल खाते हैं। और इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं खग चखते फल, चखना यानी उसका स्वाद जानना, स्वाद कैसा है ये जानने की कोशिश पंछी कर रहे हैं, ऐसा सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं। खग चखते फल यानी जितने भी पंछी है वह क्या खाते हैं जंगल में, तो बहुत सारे पंछी जो है वह फल खाते हैं। सिर्फ फल उनका आहार नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे पंछी होते हैं जो फल खाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जो पंछी है वह फल खा रहे हैं, यानी फलों का स्वाद जान रहे हैं। गिलहरियाँ, गिलहरी यानी पता है आपको, तो इंग्लिश में जिसे स्क्वेरल कहते हैं। तो गिलहरी आपने देखी होगी। तो गिलहरियाँ क्या कर रही है, तो गिलहरियाँ क्या खाती है आपको पता है, तो गिलहरियाँ कोमल यानी जो कोमल पत्तियाँ उगती है ना पेड़ पर, तो वह कोमल पत्तियों को कुतर कर खा जाती है। कुतरना यानी अपनी दांतों से काट देती है। तो कवि यहाँ पर सृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो पंछी है वह फलों को चख रहे हैं और जो गिलहरियाँ है वह कोमल पत्तों को कुतर रही है, यह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उदाहरण के लिए पंछी और गिलहरियों का उदाहरण कवि ने दिया है। तो वन में क्या सिर्फ पंछी और गिलहरियाँ होती है? नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, अलग अलग प्रकार के पंछी होते हैं। तो वह भी अपना खाना वन में ही ढूंढते हैं, है ना। तो उदाहरण के तौर पर इन दोनों के उदाहरण कवि ने यहाँ पर दिए हैं, यानी जो अलग अलग प्रकार के पंछी होते हैं वह भी अपना खाना वन में ढूंढते हैं। गिलहरी हो या अन्य कोई जानवर हो, उन्हें अपना खाना वन में ही मिलता है। और देखो इंसान को भी इसमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि औषधि बनाने के लिए औषधीय वनस्पतियाँ मिलती है। और देखो कवि कहते हैं वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। देखो सुमित्रानंदन पंत जी यहाँ पर इस वन को यानी सृष्टि को मरकत आंगन ऐसा कहते हैं। तो मरकत यानी रत्नों से भरा हुआ ऐसा आंगन कवि यहाँ पर कहते हैं। तो रत्नों से भरा हुआ आंगन ऐसा क्यों कहते हैं? तो देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मरकत यानी एक हरे रंग का रत्न है जो बहुत ही अनमोल होता है, और इसीलिए कवि ने यहाँ पर सृष्टि को मरकत आंगन ऐसा कहा है। यानी ये जो सृष्टि है जो हरे रंग की है वह बहुत ही अनमोल है। वह अनमोल क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए, खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वह इस सृष्टि में उपलब्ध है। जैसे बहती हुई नदियाँ हो, नदियों में से मिलता हुआ पानी हो, या खाने के लिए हो, या जिंदा रहने के लिए जो हवा है वह शुद्ध हवा भी वन में ही मिलती है। और इसीलिए कवि कहते हैं यहाँ पर रहने वाले जो भी वन पशु, पशु यानी जानवर, तो जो भी वन में रहने वाले जानवर है, पंछी है, तो वह सब बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कवि कहते हैं। अब देखो वह खुश क्यों है? क्योंकि वह ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उन्हें जो चाहिए वो सब मिलता है, और इसीलिए वन
उनका घर जैसा है और इसीलिए कवि कहते हैं कि वन पशु सब परिचित मरकत आंगन में खुश लग रहे हैं। परिचित यानी जिसे वह जानते हैं। देखो वो वन में रहते हैं तो वन को अच्छी तरह से जानवर जानते हैं। कहाँ पर उन्हें खाने के लिए मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, वह ढूंढकर सब निकालते हैं और इसीलिए वन में वह रहते हैं तो वन उनके लिए बहुत ही परिचित है। परिचित यानी जानने वाले। तो इसीलिए कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि वन में जो जानवर है वह भी बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गिलहरियाँ जो है उन्हें भी खाने के लिए कोपल यानी कोमल जैसी पत्तियाँ मिल गई है और खग जो है, पंछी जो है वह फलों को खा रहे हैं। और यहाँ पर कवि कहते हैं उनके इस परिचित वन में, परिचित यानी जिस वन को वह अच्छी तरह से जानते हैं, वहाँ पर उन्हें जो चाहिए वह खाने के लिए हो, पीने के लिए हो और ज़िंदा रहने के लिए हवा हो, रहने के लिए निवारा, सहारा जिसे कहते हैं हम, वह सब उन्हें मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि पेड़ों पर रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बंदर के उदाहरण हम दे सकते हैं। पंछी जो है वह अपना घर जो है वह भी पेड़ों पर बनाते हैं और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह अपने इस परिचित आंगन में यानी अपने परिचित घर में बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आगे जो कविता है वह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए धन्यवाद।